और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। पंजाब चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम चन्नी भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भदौर सीट से नामांकन भरेंगे चरणजीत चन्नी। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पहली सीट है चमकौर साहिब और दूसरी सीट है भदौर सीट। तो आज सीएम चन्नी नामांकन दर्ज करने वाले हैं और पंजाब चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम चन्नी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। भदौर सीट से नामांकन करेंगे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पहली सीट है चमकौर साहिब और दूसरी है भदौर सीट। तो पंजाब चुनाव में अब आज जो तमाम दिग्गज हैं वो अपना नामांकन करने वाले हैं और इसी कड़ी में आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी नामांकन दर्ज करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देश भर में आज मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे किसान संगठन। राकेश टिकैत का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, किसानों के साथ छल हुआ है। राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि करीब 500 जिलों में किसान आज धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तो पूरे देश भर में है, अकेला उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये तो राजस्थान में भी होगा, वहां तो इलेक्शन है नहीं। और राजस्थान में तो दूसरे किसी की सरकार अलग है वहां पे। हमारा ये है कि जो भी दिल्ली में वादा किया भारत सरकार ने, उस वादे को पूरा करें। वो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की बात हो, पर्चे वापसी की बात हो, वो चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश और हरियाणा हो, पूरे देश में जहां जहां पे भी आंदोलन के दौरान पर्चे दर्ज हुए हैं वे पर्चे वापसी ले, ये समझौते में हैं। और कुछ जगह इन्होंने शायद हरियाणा में शुरू करा है काम, आज कुछ पैसा भी कंपनसेशन भी देना शुरू करा है। तो आंदोलन से इतना तो हुआ कि इन्होंने शुरू करा है काम। कल ज्ञापन दिए जाएंगे हर डीएम, डीसी, एसडीएम के यहाँ पे, जहां चुनाव है वहां पे भी, जहां चुनाव नहीं है वहां पे भी। ये है कि सरकार बैठ के बातचीत करे इन मुद्दों पे, ये हमारा मुद्दा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि देश का बजट कैसे तैयार होता है। जो बजट महज 1 दिन में संसद में पेश होता है, उसे तैयार करने में कितना वक्त लगता है। सरकार बजट को कैसे तैयार करती है, क्योंकि हम और आप जब अपने घर का बजट प्लान करते हैं तो बारीकी से हर चीज का ख्याल रखते हैं। ऐसे में देश का बजट बनाने में किन सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है, बजट के निर्माण से लेकर उसके पेश होने तक, जानिए एक एक चीज इस रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी की वजह से सरकार इस बार पेपरलेस बजट पेश करेगी। जहां बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय है, लेकिन इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। हजारों लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तब जाकर देश का बजट तैयार होता है। सबसे पहले जानिए देश का बजट क्या है। बजट 1 साल का हिसाब किताब होता है। बजट पेश करने से पहले एक सर्वे कराया जाता है, जिसमें सरकार की कमाई का अनुमान लगाया जाता है। बजट में सरकार अनुमान लगाती है, उसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और अलग अलग मंत्रालय के जरिए कितनी आय होगी। इस सर्वे में यह भी पता लगाया जाता है कि अगले साल सरकार का कितना खर्च अनुमानित है। सीधे शब्दों में कहें तो बजट 1 साल में होने वाली कमाई और खर्चे का ब्यौरा होता है। वित्त मंत्री अपने भाषण में इसी का ब्यौरा देते हैं और बजट 1 साल में एक बार पेश किया जाता है। संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इस अनुच्छेद के तहत सरकार को अपने हर साल की कमाई और व्यय का
ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते। आमतौर पर देश के वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी और से भी बजट पेश करा सकते हैं। देश में हाल ही में ऐसा तब हुआ जब अरुण जेटली बीमार थे और पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री न रहते हुए भी बजट पेश किया। बजट को तैयार करने का काम काफी जटिल होता है। बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग अलग मंत्रालयों के अनुरोध पर खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करता है। इसके बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला बजट सेक्शन करता है। बजट सेक्शन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभागों, सैन्य बलों को सर्कुलर जारी करता है, जिसमें आगामी साल के लिए खर्चों का एस्टीमेट मांगा जाता है। मंत्रालयों और विभागों की ओर से एस्टीमेट आने के बाद केंद्रीय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच चर्चा होती है। साथ साथ आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, FII, अर्थशास्त्री, सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं और उनसे बजट को लेकर राय मांगते हैं। इस प्रक्रिया को बजट पूर्व चर्चा भी कहा जाता है। बजट पूर्व चर्चा बैठकों का दौर खत्म होने के बाद टैक्स प्रस्ताव पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है। बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है और उन्हें फैसलों के बारे में अवगत कराया जाता है। देश का बजट एक्सक्लूसिव और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स होता है, इसलिए इसे तैयार करने में चुनिंदा अधिकारी ही लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्यूटर को इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट छपाई की प्रक्रिया से जुड़े 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी 10 दिनों के लिए पूरी दुनिया से कटे कटे रहते हैं। कर्मचारियों को घर तक जाने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट से जुड़े ये अधिकारी और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं। जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, तब तक बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वित्त मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। आने जाने की इजाजत नहीं होती। बजट बनाने के दौरान वित्त मंत्रालय में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा रहता है। इस दौरान खुफिया विभाग से लेकर के साइबर सिक्योरिटी तक अलर्ट रहते हैं। यही नहीं, इस दौरान बकायदा मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते। बकायदा इस दौरान सिर्फ लैंडलाइन के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। बजट से ठीक पहले वित्त मंत्रालय की ओर से हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। ये हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। इस समारोह के जरिए बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। बजट पेश करने की तारीख वैसे तो 1 फरवरी तय है, लेकिन इस पर सरकार लोकसभा स्पीकर की औपचारिक सहमति लेती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने के ठीक पहले समरी फॉर द कैबिनेट के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को जानकारी दी जाती है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट को सदन के पटल पर रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश भर में मनाया जाएगा विश्व घात दिवस। केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे किसान। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक बस में कई राहगीरों को रौंद दिया है। कई वाहनों को टक्कर मारते हुए डंपर से जा टकराई है ये बस। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में बस चला रहा था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। बस चालक की तलाश में स्थानीय पुलिस फिलहाल जुट चुकी है। बाबूपुरवा थाना इलाके के टाटमिल चौराहे की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बस चालक की तलाश की जा रही है। दरअसल ये सड़क हादसा हुआ है और कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 8 लोगों की घायल होने की खबरें हैं, 5 लोगों की मौत हुई है।
उत्तर प्रदेश के सियासी समर में मुस्लिम कार्ड का खूब इस्तेमाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस, हर पार्टी सियासी कामयाबी हासिल करने के लिए भाईजानों पर भरपूर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बीजेपी ने टिकट के मामले में मुसलमानों से दूरी बना ली। अभी तक बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। ये बात अलग है कि बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली खान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। प्रत्याशियों के चयन में मुस्लिमों का भी ख्याल रखा जा रहा है। चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी के चुनावी प्रत्याशियों पर नजर डालें तो अब तक समाजवादी पार्टी 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 262 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। दूसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। तीसरी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जिसमें अखिलेश यादव ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। चौथी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी। मुस्लिम समाज का वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मिलता रहा है, लिहाजा टिकट बंटवारे में बहन जी ने भी भाईजान का पूरा ख्याल रखा है। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक चुनावी प्रत्याशियों की 5 लिस्ट जारी की हैं, जिसमें कुल मिलाकर 227 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। बीएसपी ने कुल घोषित उम्मीदवारों में 55 टिकट मुस्लिम भाइयों को दिए हैं। पहले चरण के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि दूसरे चरण के लिए 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी ने टिकट थमाया है। राजधानी लखनऊ की कुल 9 सीट में से 4 सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने भी खूब भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम कार्ड पर ही भरोसा किया है। कांग्रेस ने अब तक 316 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें करीब 19% मुस्लिमों को टिकट दिया है। कुल टिकटों में से कांग्रेस ने 127 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि 57 मुस्लिम नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सभी दल मुस्लिम कार्ड के जरिए वोट मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक घोषित उम्मीदवारों में एक भी टिकट किसी मुस्लिम नेता को नहीं दिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 70% से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया है। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली खान को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति किसी धर्म को देखकर चुनाव नहीं लड़ाती। हमारे पास जो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता में भी जो चुनाव जीत सकता है बेहतर, इन सब चीज़ों को देखने के बाद उस क्षेत्र का माहौल क्या है, किसने कितना काम किया, उसके आधार पर टिकट देती है। जहाँ तक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों को जो सीटें दी उसमें से एक मुस्लिम को टिकट उन्होंने दिया भी है। और भारतीय जनता पार्टी के कई मुस्लिम नेता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम को, लेकिन चुनाव विधानसभा में अंगणित के आधार पर होता है, कितने लोग जीते, और उस आधार पर जो जीतने वाला होता है, जिसमें तमाम जीतने में तमाम चीजें होती, जिसके बाद सारा कुछ होता है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी को देती। साफ है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर किसी मुस्लिम नेता पर भरोसा नहीं किया गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 वाला फार्मूला भी सुर्खियों में आ गया है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में मुस्लिम कार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवारों से परहेज किया है, वो साफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सियासी दलों के मुस्लिम कार्ड के जवाब में बीजेपी का एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो महज एक छलावा है।
जिस तरह से टिकट बंटवारे की बात अगर देखी जाए तो महिलाओं की स्थिति ना के बराबर है और अल्पसंख्यक जिनका नामो निशान भी नहीं है। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री एक विशेष जाति का समर्थन पिछले पूरे 5 साल से करते चले आ रहे हैं। बीजेपी ने उन सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है जहां मुस्लिम मतदाता ही निर्णायक भूमिका में है। इनमें से देवबंद, रामपुर, संभल, कुंद्रकी, मीरापुर, बिजनौर, सिकंदराबाद सीटें प्रमुख हैं। एक तरफ मुस्लिम कार्ड और एक तरफ मुस्लिमों से दूरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में यूपी की जनता कौन सा पहलू पसंद करती है और किस मुद्दे पर किसका साथ निभाती है, ये देखना सबसे दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।